आइए आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कि चोरी और प्रायश्चित से संबंधित गांधी जी के जीवन में क्या घटनाएं रहीं। गांधी जी के ही शब्दों में मांसाहार के समय के और उससे पहले के दोनों दोषों का वर्णन अभी रह गया है। ये दोष विवाह से पहले के अथवा उसके तुरंत बाद के हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक़ लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फ़ायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है, पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मज़ा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी और उन्हें दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें बीड़ी फूकने की इच्छा हुआ। इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो टोटे फेंक देते थे, हमने उसे चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये टोटे हर समय नहीं मिल सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। यह सवाल पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। हम यह जानते थे कि बड़ों के देखते ही तो बीड़ी पी नहीं सकते। बड़े जब देख रहे हो उस समय तो हम बीड़ी पी नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। हमने उसे प्राप्त किया और फूंकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी लाचारी हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ कर नहीं सकते थे। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया। पर आत्महत्या करे कैसे? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत ना हुई। लगा कि अगर तुरंत मृत्यु ना हुई तो क्या होगा, मरने से क्या लाभ है, क्यों ना लाचारी ही सह ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत ही ना पड़ी। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, लेकिन आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है। आत्महत्या के विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। बीड़ी पीने की कभी इच्छा ना हुई। हमने हमेशा यह माना कि आदत जंगली गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ क्यों है, इसे मैं भी समझ नहीं सका हूँ। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बीड़ी के टोट चुराने और इस सिलसिले में नौकर के पास से पैसे चुराने की दोष की तुलना में मुझे चोरी का दूसरा दोष हुआ, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी, शायद इससे भी कम। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी ही नहीं करूँगा। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ ना खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे, इसका डर तो था ही। मुझे याद नहीं पड़ता है कि उन्होंने कभी हम में से कोई भाई को पीटा हो। खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। आग्रह के साथ विनती की कि वे अपने आप को दुख में न डालें और भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे
भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। इस कारण बिस्तर में ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी की तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों में मोती की बूंदें टपक पड़ी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं उठ बैठे, वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। मैं प्रेम का तो अनुभवी था ही, प्रेम तो जान ही सकता था। मेरे लिए अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा कुछ और नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने से उसके स्पर्श से कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की थाह लेना असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृत थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपना अधिकार स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। गांधी जी बताते हैं इस अध्याय में कि कैसे उन्होंने चोरी की, उसके बाद कैसे उन्होंने उसका प्रायश्चित किया और कैसे प्रायश्चित करने पर उनके पिता उनके पिताश्री ने हर्षपूर्वक उन्हें माफ़ करते हुए और वो काफ़ी आनंद चित्त भी हुए। इस प्रकार गांधी जी को यहाँ से समझ आया कि चोरी ना कर